नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे खुराना स्टडी ऑफिशियल ऐप पर। आप लोग अभी जाइए और प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए और अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए। आज की इस यूनिट में हम बात करेंगे साथियों, बच्चे और बचपन की जो 7वें नंबर की यूनिट है उसका नाम है बच्चों के अध्ययन के तरीके। यानी कि बच्चों को अध्ययन कितने तरीकों से करवाया जा सकता है, कौन कौन सी उसकी विधियाँ होंगी और प्रत्येक विधि के हम चरण भी यहाँ पर पढ़ेंगे। कुछ अभिलेखों के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, प्रत्येक प्रश्न इंपॉर्टेंट है। आपको सबसे पहले यहीं भी आपको सार बता देता हूँ। सबसे पहले आपको साक्षात्कार क्या होता है, साक्षात्कार के कितने प्रकार हैं और साक्षात्कार की प्रक्रिया के चरण कौन कौन से। एक प्रश्न तो आपका यहाँ से बनेगा 3 में से। उसके बाद आपकी जो क्लिनिकल विधि है बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, इसको भी याद करना है। साक्षात्कार की कमी कौन कौन सी है, एक प्रश्न यहाँ से बनेगा। उसके बाद एक प्रश्न है आपका एनेक्डोटल अभिलेख कितने प्रकार के होते हैं और इस किसको कहते हैं और इसका प्रारूप कैसा होता है। बस ये वाले प्रश्न आपके बनेंगे। और बच्चों के अध्ययन की आवश्यकता क्या पड़ती है और इसके महत्व क्या है और अवलोकन विधि क्या होती है, इसके प्रकार और इसके चरण। तो चलिए हम बात करेंगे पॉइंट टू पॉइंट। ठीक है, सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न देख लेते हैं, उसके बाद हम थोड़े बड़े प्रश्नों पर आते हैं। और याद रहे, आपको मैं बता दूं, यहाँ पर निबंधात्मक प्रश्नों का कोई जिक्र नहीं किया गया है। निबंधात्मक प्रश्नों को मैंने ऐप के अंदर बता दिया है, तो आप लोग जाइए उस कोर्स को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर आपको निबंधात्मक प्रश्न मिलेंगे। और एक प्रश्न बहुत अच्छे नंबर का भी होता है, तो वहाँ से आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। अब हम बात करते हैं यहाँ पर सबसे पहला जो प्रश्न है वो आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ। इम्पॉर्टेंट कौन सा है वही आपको मैं पढ़ाऊँगा, ठीक है ना। अब देखिए, सबसे पहले आपको याद रखना है पहला प्रश्न, ज़्यादा इम्पोर्टेंट ही बताऊंगा जो आने लायक है, ठीक है ना। तो पहला प्रश्न ऑप्शन में लगा लीजिए आप लोग, अवलोकन की प्रक्रिया में कितने चरण होते हैं। तो याद रखेंगे 3 चरण होते हैं भैया, ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, लॉक कर लीजिए। अवलोकन की प्रक्रिया में 3 मूल चरण होते हैं, ठीक है। उसके बाद अवलोकन के किस चरण में उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आंकड़ों को संग्रहित किया जाता है। तो अपना होता है सेकंड जो चरण है, उसमें उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आंकड़ों को कलेक्ट किया जाता है, ठीक है। अगला आपका प्रश्न है ये वाला, साक्षात्कार एक प्रकार से मौखिक प्रश्नावली है और ये कथन किसका है। तो ये कथन है साथियों आपका मैथ्यू अर्नोल्ड का। ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, राइट, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, देखेंगे, व्यक्ति को अपने विचारों को प्रदर्शित करने के लिए कौन सी विधि अवसर देती है। तो याद रखना क्लिनिकल विधि, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम आगे बात भी करेंगे। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन से साक्षात्कार में अध्ययनकर्ता संबंधित प्रश्नों को निश्चित क्रम में पहले से ही तैयार कर लेता है। तो वो होता है हमारा संरचित साक्षात्कार। और ऐसा साक्षात्कार जिसमें प्रश्नों की कोई क्रमबद्धता नहीं होती है वो होता है हमारा असंरचित साक्षात्कार, यानी इंटरव्यू बोलते हैं जिसको हम। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, पियाजे के नैदानिक साक्षात्कार जो है, यानी जो क्लिनिकल विधि है, उसका उपयोग बच्चों के किस पक्ष का अध्ययन करने के लिए किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लगा लीजिए आप लोग। तो संज्ञानात्मक पक्ष का विश्लेषण करने के लिए, अध्ययन करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और आप भी जानते हो कि जीन पियाजे तो वैसे संज्ञानवादी ही थे, तो उन्होंने संज्ञानात्मक सिद्धांत ही दिया था, इसलिए। अगला प्रश्न है आपका, जीन पियाजे ने अपने बच्चों के अध्ययन के लिए किस विधि का प्रयोग किया। साक्षात्कार विधि, ठीक है ना। अपने अध्ययन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट विधि कौन सी मानी थी, साक्षात्कार विधि ही मानी थी। नेक्स्ट प्रश्न है अपना, जीन पियाजे की मनोवैज्ञानिक विचारधाराओं को संबोधित किया जाता है किसके द्वारा। आप लोग भी जानते हो कि विकासात्मक मनोविज्ञान के नाम से, विकासात्मक मनोविज्ञान यानी संज्ञानात्मक मनोविज्ञान के जनक भी कौन है, जीन पियाजे साहब है। तो उनकी जो विचारधारा थी वो विकासात्मक मनोविज्ञान से संबंधित है, ठीक है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, चिंतन व मनन करने के अभ्यास का एक इम्पॉर्टेंट साधन कौन सा है भाई। उसको बोलेंगे प्रतिवेदन का लेखन करना, यानी जर्नल, जर्नल या लेखन या प्रतिवेदन लेखन, इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है अपना, शिक्षक के वृत्तिक विकास का प्रभावी माध्यम कौन सा है। शिक्षण डायरी कौन सी है भाई, शिक्षक डायरी होती है। ओके, अगला प्रश्न है अपना, बच्चों के, पियाजे ने बच्चों के विचारों को विस्तार से जानने के लिए कौन सा तरीका अपनाया।
वो अपनाया था अपना वार्तालाप तरीका, और वार्तालाप को ही हम बोलते हैं साक्षात्कार। याद रखना आप लोग, इसी को हम साक्षात्कार भी कहते हैं, इंग्लिश में हम को इंटरव्यू भी कहते हैं। क्लियर। अब देखेंगे हम अगला प्रश्न। किसी विद्यार्थी के व्यवहार और व्यक्तित्व गुणों से संबंधित सूचना को किस रूप में तैयार किया जाता है? तो वो होगा हमारा एनेक्डोटल अभिलेख। इसको हम उपन्यास अभिलेख भी कहते हैं हिंदी में। आगे हम बात भी करेंगे इसकी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगा लीजिए आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे बड़ा या छोटा कोई सा प्रश्न आएगा जरूर एनेक्डोटल अभिलेख से। ओके, और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए फटाफट से सभी साथी। एक शिक्षक एनेक्डोटल रिकॉर्ड क्यों तैयार करता है? कहने का मतलब है कि एनेक्डोटल रिकॉर्ड की आवश्यकता क्यों पड़ती है, यानी कि अवलोकन के माध्यम में काम आता है, ये साक्षात्कार के माध्यम में काम आता है, और विश्लेषणात्मक लेखन के माध्यम से भी ये उपयोगी होता है। इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी, यानी डी ऑप्शन लॉक कर लो अपने 28वें प्रश्न में। तो अगले बढ़ते हैं आगे प्रश्नों की तरफ। अब हम आते हैं बड़े प्रश्नों की तरफ, यानी कि वन लीनियर जो क्वेश्चन है उनमें आपको पढ़ने हैं अध्ययन कौशल कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। कौन कौन सा है? संदर्भ कौशल और अधिगम स्थानांतरण कौशल, ये 2 प्रकार के हैं, नाम याद रखना। आगे हम बात करेंगे, देखिए परिमाणात्मक उपागम की महत्वपूर्ण सीमा क्या है? तो उसकी एक सीमा यानी कमी पूछी गई है। यह है, इसकी सीमा यह है कि मनुष्य के सभी पहलुओं के विषय में आंकड़ों को संख्यात्मक रूप से प्रदर्शित करना इसमें संभव नहीं होता। तो ये आपका हो जाएगा चौथा प्रश्न, याद रखना इसको। अब हम बात करेंगे अवलोकन जो विधि है इसके बारे में। थोड़ा सा हम अवलोकन विधि को आगे पढ़ेंगे विस्तार से। देखिए, एक शिक्षक किन बिंदुओं को लेते हुए अपने अवलोकन के उद्देश्यों को निर्धारित करता है? तो वो बिंदु आपको याद रखने हैं। किसी विशेष परिस्थितियों का अवलोकन करने के लिए, किसी विशेष विद्यार्थी का अवलोकन करने के लिए, किसी विशेष गतिविधि का अवलोकन करने के लिए, और किसी चयनित समस्या या फिर किसी विषय का अध्ययन करने के लिए या अवलोकन करने के लिए एक शिक्षक निम्न बिंदुओं का ध्यान रखता है अवलोकन के उद्देश्य की दृष्टि से। तो डैडी ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट हो गया। आगे हम बात करेंगे, देखिए यहाँ पे आइए आप लोग, छोटे छोटे प्रश्नों को आप लोग देख लेते हैं। साक्षात्कार विधि हम किसका अध्ययन करते हैं? तो साक्षात्कार विधि में अभिरुचियों का, योग्यताओं का, मनोवृत्ति जो है उन सभी अवधारणाओं का अध्ययन करते हैं। साक्षात्कार का उद्देश्य अगर पूछा जाए तो हम आगे भी बात करेंगे, और उद्देश्य आपको ये भी याद रखना है कि ये विचारों, व्यक्ति के विचारों, विश्वासों, मूल्यों, भावनाओं और अतीत के अनुभव, इन सभी विषयों के बारे में जानकारी देता है। क्या? साक्षात्कार। साक्षात्कार के प्रकार अगर पूछा जाए आपसे तो इसके प्रकार आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। कार्य के अनुसार इसके प्रकार अलग अलग होते हैं। भाग लेने वालों की संख्या के आधार पर भी इसके प्रकार अलग होते हैं। संपर्क अवधि के अनुसार भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। साक्षात्कारकर्ता और विषयों के मध्य संबंध बनाने के अनुसार भी साक्षात्कार के प्रकार होते हैं। तो ये इसकी कैटेगरी के अनुसार इसके प्रकार हैं, ठीक है ना। ये बहुत प्रकार के होते हैं। साक्षात्कार की अगर आपसे एक सीमा पूछे तो याद रखना, इसमें पक्षपातपूर्ण विचारों से उचित सूचना प्राप्त नहीं हो पाती, ये इसकी कमजोरी है। आगे हम बात करेंगे और भी। अब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है अपना, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है कि विद्यार्थियों का साक्षात्कार करते समय आपको किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि साक्षात्कार की शुरुआत कैसे करनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। सम्मुख बैठे हुए विद्यार्थी से चर्चा को स्वाभाविक रूप से कैसे करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। चर्चा के दौरान महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में कैसे रखा जाना चाहिए, इस बात को भी ध्यान रखें। और साक्षात्कार का समापन कैसे किया जाए, उसका दी एंड कैसे होगा, ये भी आपको याद रखना है। तो 4 बातें आपको याद रखनी है भाई, ठीक है। अब हम आगे बात करेंगे। प्रश्न आता है हमारा नेक्स्ट, नैदानिक साक्षात्कार की प्रमुख सीमाएं कौन कौन सी, इसकी कमी क्या है नैदानिक साक्षात्कार की। तो इसकी सीमाएं ये है, कई बार साक्षात्कार देने वाला स्वयं के विचार प्रक्रिया से संबंधित सूचनाओं को छुपाते हुए साक्षात्कार को मिथ्या सूचनाएं दे देता है, यानी गलत जानकारी दे देता है। साक्षात्कार देने वाले अपने विचारों को शब्दों में अभिव्यक्त करने में असमर्थ होते हैं और इस कारण से साक्षात्कार को वास्तविक जानकारी प्राप्त नहीं हो पाती। जो साक्षात्कार करता होता है उसको रियल जानकारी प्राप्त नहीं होती अगर आप लोग गलत उसको जानकारी देंगे तो।
ये इसकी सबसे बड़ी कमजोरी है नैदानिक साक्षात्कार की। तो ये भी आपको याद रखना है, अच्छा क्वेश्चन है। अब हम देखेंगे आगे अगला प्रश्न। अब आपको ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, निशान लगा लीजिए आप लोग, और मैं पढ़ा रहा हूँ आपको कि औपचारिक और अनौपचारिक जो अवलोकन है उसमें अंतर क्या है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए आप लोग, यानी औपचारिक, भाई आपसे पूछा जाएगा कि अवलोकन कितने प्रकार का होता है और आप किस प्रकार से एक अवलोकन को बेहतर बना सकते हैं। तो यही प्रश्न है, यानी अवलोकन दो प्रकार का हो गया, औपचारिक और अनौपचारिक, ठीक है, दो प्रकार का हो गया। और अनौपचारिक को हम स्वाभाविक अवलोकन भी कहते हैं। अब हम प्रत्येक अवलोकन के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे औपचारिक अवलोकन। इसमें अवलोकनकर्ता विद्यार्थियों के विशिष्ट व्यवहारों का अवलोकन औपचारिक परिस्थितियों में करता है। अवलोकनकर्ता ये निश्चित कर लेता है कि उसे विद्यार्थियों को किस समय पर और किस जगह पर अवलोकन करना है। उसमें स्थान, समय और उपकरण के साथ साथ अवलोकन के निश्चित उद्देश्यों को भी ध्यान में रखा जाता है। किसमें? औपचारिक अवलोकन में। साथ ही अवलोकन के कुछ निश्चित बिंदुओं को भी पूर्व में निर्धारित कर दिया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, जिस व्यक्ति का भी अवलोकन करने होता है उसे कुछ निश्चित कार्य करवाए जाते हैं और पहले ही निर्धारित मानकों के अनुसार उनका अवलोकन भी किया जाता है। इसमें परिस्थितियों को आवश्यकता अनुसार व्यवस्थित और नियंत्रित किया जाता है और इसे ही हम औपचारिक अवलोकन कहते हैं, यानी कि ऑफिशियल ऑब्जर्वर, ठीक है ना, ये होता है। अब दूसरा जो प्रकार है वो भी आपको याद रखना है, इसके जस्ट विपरीत होगा। अनौपचारिक अवलोकन है तो ये इसके जस्ट विपरीत। शिक्षक स्वाभाविक परिस्थिति या विभिन्न गतिविधियों के दौरान, जैसे खेल के मैदान में, कक्ष की गतिविधियों में, अंतराल के समय जो रेस्ट वगैरह होता है उसमें भी, बहुत सारी क्रियाकलाप जो होते हैं ना उनमें कभी भी अवलोकन कर सकता है। इसका कोई समय निश्चित नहीं होता, कोई स्थान निश्चित नहीं होता। सामान्यतः इस तरह के अवलोकन में विद्यार्थियों को ये पता नहीं होता है कि उनके व्यवहारों का अवलोकन किसी अवलोकनकर्ता के द्वारा किया जा रहा है। फलस्वरूप वे अपने व्यवहारों में स्वाभाविकता बनाए रखते हैं और अवलोकनकर्ता उन व्यवहारों का परीक्षण आराम से कर लेता है। इस दौरान शिक्षक किसी विद्यार्थी विशेष के विभिन्न व्यवहारों या गतिविधियों को ध्यानपूर्वक देखता है। एग्जाम्पल के लिए हम बात करें, यहाँ पर देखिए कैसे करेगा। शिक्षक दूर से ही बच्चों के समूह के द्वारा खेल के मैदान में जाएगा और उनके व्यवहारों का अवलोकन कर लेगा और निष्कर्ष पर ही पहुंच जाएगा कि कौन सा विद्यार्थी सब बच्चों का नेतृत्व कर रहा है और कौन कौन से विद्यार्थी खेल में सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं और कौन से विद्यार्थी निष्क्रिय हैं, कौन से विद्यार्थी चुपचाप मैदान में बैठे हैं। तो कहने का मतलब ये हो कि अनौपचारिक जो निरीक्षण है उसके अंदर सीमा, स्थान या परिस्थिति कुछ भी निश्चित नहीं होता, कोई पाबंदी नहीं होती। अवलोकनकर्ता स्वतंत्र पूर्वक बच्चे के व्यवहार का अवलोकन अचके से ही कर लेता है, चुपचाप कर लेता है, पता ही नहीं चलता, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है। एक प्रश्न आपका ये आता है कि सहभागी और असहभागी अवलोकन ये क्या होता है। अभी आपने पढ़ा औपचारिक अनौपचारिक अवलोकन, एक टाइप और आता है सहभागी और असहभागी अवलोकन। तो ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों ही, और दो में से आपको एक प्रश्न आएगा और 2 या 3 नंबर का आएगा साथियों, तो गलती मत करना फिर बाद में कहें। प्रश्न इसी से आएगा, यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, कम से कम 8 या 7 नंबर की यूनिट है ये। तो ये प्रश्न आपसे ज़्यादातर पूछे जाते हैं। और निबंधात्मक प्रश्न जो हैं हमारे इसी टाइप के, यानी निबंधात्मक प्रश्न मैंने आपको ऐप में बता दिए हैं। सब लोग ऐप को डाउनलोड करके कोर्स को ज्वाइन कर लो, क्योंकि उस कोर्स के अंदर आपको वो चीज़ें मिल रही हैं जो शायद आपको डायरेक्टली कोई नहीं दे सकता। इसलिए विश्वास मेरे पे कीजिए, जिन बच्चों की मैं 85% तक बनाने की कोशिश रख सकता हूं और ब्लाइंड बच्चों की 71% मैक्सिमम मेरे बच्चों की आई है, तो सोचिए आप लोग तो हर तरीके से समर्थ हैं, मैं आपकी परसेंटेज क्यों नहीं बनवाऊंगा। सिर्फ पढ़ना आपको है, जुनून आपके अंदर होना चाहिए, बाकी मेहनत मेरे ऊपर छोड़ दीजिए साथियों। इस विधि में अवलोकनकर्ता विद्यार्थियों की क्रियाओं में स्वयं हाथ बताता है। किसमें? सहभागी, जिसका नाम ही सहभागी है, इसका मतलब सहयोग करना। अवलोकनकर्ता विविध गतिविधियों में सहभागियों के साथ भाग लेते हुए उस समूह का सदस्य खुद बन जाता है
और इसके साथ साथ उसके व्यवहारों का अवलोकन भी करता रहता है। जैसे बच्चों के साथ टीचर मिल गया तो टीचर भी खुद खेल रहा है और बच्चों का ऑब्जर्वर भी काम कर रहा है। यहाँ इस तरह अवलोकनकर्ता का क्रियाओं में हाथ बटाने का मुख्य उद्देश्य है कि व्यवहारों को स्वाभाविक तरीके से प्रभावित करने और ठीक ढंग से उनको वस्तुनिष्ठ परीक्षण करने से है। उसका एक ही उद्देश्य है। बच्चों के साथ खेलने का उद्देश्य क्या है उसका, कि वो बच्चों का ठीक तरीके से अवलोकन कर ले। इस प्रकार के अवलोकन में शिक्षक अवलोकनकर्ता के रूप में निकट एवं गहराई से विद्यार्थियों के प्रत्येक पहलू का ध्यान से अवलोकन करके उनका विस्तृत रिकॉर्ड तैयार कर सकता है। तो ये हुआ हमारा सहभागी अवलोकन। अब हम बात करते हैं असहभागी अवलोकन की। इस प्रकार के अवलोकन में शिक्षक एक अवलोकनकर्ता के रूप में समूह में सम्मिलित नहीं होता, बल्कि उनकी गतिविधियों को बाहर से ही देखेगा और विद्यार्थियों के व्यवहार को ध्यान से देखेगा बाहर से ही। अवलोकनकर्ता विद्यार्थियों के व्यवहार को विद्यालय के अंदर या विद्यालय के बाहर किसी भी जगह पर ध्यान से देख सकता है और उसके आधार पर वो निष्कर्ष निकालता है। एक शिक्षक के लिए औपचारिक, अनौपचारिक, सहभागी और असहभागी ये सभी प्रकार के अवलोकन इम्पोर्टेंट हैं। कई बार इस अवलोकन विधियों का प्रयोग साथ साथ भी हो जाता है। कक्षा में शिक्षक अपने अवलोकन के आधार पर ही कक्षा व्यवस्था तथा विद्यार्थियों के व्यवहार को व्यवस्थित भी करता है और इस अवलोकन के कई बिंदु भी हो सकते हैं। तो ये 4 प्रकार के मैंने अवलोकन बताए हैं साथियों, याद रखना ज़रा इम्पोर्टेंट है। अब मैं आपको 2 प्रश्न और बता रहा हूँ कि अवलोकन की उपयोगिता यानी इसका महत्व क्या है और एक अवलोकन की कमी क्या क्या है। ठीक है, तो ये 2 प्रश्न और बनते हैं आपके जो इम्पोर्टेंट है। आगे और हम बात करेंगे। पढ़ते जाइए, रिवीजन करते जाइए, कोई चिंता वाली बात नहीं है। अगर आप यहाँ से भी पढ़ के चले जाएंगे ना, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे हैं अंधे जिन्होंने केवल वीडियो देख तो नहीं सकते लेकिन साथियों सुन तो सकते हैं और सुन कर के ही वो बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो देखेंगे अवलोकन की उपयोगिता। क्या उपयोगिता है देखिए आप लोग। इसमें समस्या का चयन किया जाता है और उसके पश्चात उस समस्या का बारीकी से अवलोकन करके अध्ययन किया जाता है। पहला उपयोग, पूर्व निर्धारित उद्देश्य सुनियोजित अवलोकन एवं सुव्यवस्थित अभिलेखन से यह विधि बहुत ही ज़्यादा उपयोगी बन जाती है। इसके परिणाम विश्वसनीय और वैध होते हैं। ठीक है, तो ये इसके क्या हो गए, उपयोग हो गए। अगर इसकी कमी आपसे पूछी जाए साथियों तो देखिए आप लोग कमी को ध्यान से। पहली कमी है कि अवलोकन विधि की सफलता के लिए सबसे पहले प्रेक्षक का कुशल व तैयार होना आवश्यक है। ऐसा नहीं होने पर प्रेक्षक अवलोकन के समय कई तरह की भूल भी कर बैठता है और विश्वसनीयता समाप्त हो जाती है। इसकी पहली कमी। दूसरी कमी है कि स्वाभाविक अवलोकन में प्रेक्षण अनियंत्रित परिस्थिति में किया जाता है। परिस्थिति अनियंत्रित होने के कारण प्रेक्षक के द्वारा निरीक्षण किए जाने वाले व्यवहार में कई कारण भी हो सकते, जैसे बच्चों का स्वास्थ्य, कक्ष परिस्थिति आदि कुछ भी प्रभावित हो सकता है। नेक्स्ट अपनी इसकी कमी है, इस विधि में अवलोकनकर्ता के निजी पूर्वाग्रह, पक्षपात आदि का प्रभाव भी अवलोकन पर पड़ता है, जिससे उसका अवलोकन तटस्थ नहीं हो पाता। तटस्थ, ठीक है ना। तो ये इसकी कमी आपको याद करनी है। अब मैंने आपको इस प्रश्न को ऊपर बता दिया है कि अवलोकन करते किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, ये मैंने ऊपर ही पढ़ा दिया। अब हम बात करेंगे साक्षात्कार की विधियाँ कौन कौन सी हैं। तो साक्षात्कार का मतलब आप लोग सुन लीजिए सबसे पहले, इसके उद्देश्य और इसकी उपयोगिता। ठीक है, ज़्यादा टफ यूनिट नहीं है, आपको इतना चिंता नहीं करना। साक्षात्कार जो शब्द है वो इंटरव्यू का हिंदी रूपांतरण है। इंटरव्यू को 2 भागों में तोड़ा गया है। पहला है इंटर, दूसरा है व्यू। इंटरव्यू में विभाजित किया गया, जिनका शाब्दिक अर्थ होता है अंतः दर्शन। इंटर का मतलब हो गया अंतः और व्यू का मतलब देखना या दर्शन, अर्थात आंतरिक रूप से देखना। इस तरह कहा जा सकता है शाब्दिक रूप से साक्षात्कार देने वाले, यानी कि विषयों के संबंध में आंतरिक तथ्यों को जानने की जो प्रक्रिया है हमारी, वो क्या कहलाती है, साक्षात्कार कहलाती है। अब आया समझ में साक्षात्कार क्या है। यानी कि हम किसी भी व्यक्ति विशेष या जो इंटरव्यू देने वाला होता है, इंटरव्यू देने वाले व्यक्ति के आंतरिक तथ्यों को अगर हम जान लेते हैं, उस क्रिया के द्वारा
वो क्रिया क्या कहलाती है? साक्षात्कार कहलाती है। दूसरे शब्दों में अगर यह भी कहा जाए कि जिन अप्रकट और अदृश्य तथ्यों को बाह्य रूप से निरीक्षण नहीं किया जा सकता, उन तथ्यों की हमको जानकारी प्राप्त हो जाती है, किसी विषय के विभिन्न पहलुओं की हमको जानकारी प्राप्त हो जाती है, वही क्या कहलाता है? साक्षात्कार कहलाता है। ठीक है ना? साक्षात्कार हमारा क्या है? एक अभिमुख संवाद है, आमने सामने भी हो सकता है। क्लियर? अब हम बात करेंगे साक्षात्कार के प्रकार। दो प्रकार हैं साक्षात्कार के, एक तो है अपना संरचित साक्षात्कार और दूसरा है असंरचित साक्षात्कार। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, आने के पूरे पूरे चांस है। तो संरचित साक्षात्कार जो है, इसमें इस विधि के अंदर अध्ययनकर्ता अध्ययन संबंधी समस्या से संबंधित प्रश्नों और इकाइयों को निश्चित क्रम में पहले ही तैयार कर लेता है और साक्षात्कार के समय वह सूचनादाता से सभी प्रकार के प्रश्न क्रमानुसार पूछता है। तो साक्षात्कार की विधि की प्रकृति जो है, विधि है, वो नियंत्रित हो जाती है। और दूसरी क्या होती है? असंरचित। इसमें क्या होता है? असंरचित में इसमें प्रश्न और उनकी संख्या पहले से निर्धारित नहीं की जाती। अध्ययनकर्ता अध्ययन संबंधित कोई भी प्रश्न पूछने के लिए स्वतंत्र होता है, कुछ भी पूछ सकता है, अपने मन से निर्धारित कर सकता है कुछ भी। तो इसमें कोई भी पूर्व तैयारी निर्धारित नहीं होती। ये इसमें अंतर है। अब आपको प्रश्न एक और अच्छा है, देखो पढ़ने की कोई कमी नहीं है, पढ़ना है, एक बार सबको रिवीजन करके जाना है। मैं रिवीजन के तौर पे आपको बता रहा हूँ। ठीक है? अब साक्षात्कार के तत्व पूछे या फिर आपसे चरण पूछे, प्रक्रिया के चरण क्या है, किन किन चरणों से होकर गुजरता है, तो ये प्रश्न भी आपको रट के जाना है अच्छी तरीके से। मैं इसके चरणों के पॉइंट बता रहा हूँ। सबसे पहले साक्षात्कार की तैयारी करनी है, कैसे करनी है ये आप लोग पढ़ेंगे। उसके बाद दूसरा जो चरण है, साक्षात्कार का संचालन कैसे करना है, ये आपको पढ़ना है। आलेखन व प्रतिवेदन या फिर विश्लेषण कैसे करेंगे हम साक्षात्कार का, ये तीसरा इसका चरण है। तो 3 चरण आपको ये पढ़ के जाने हैं साक्षात्कार की प्रक्रिया की। अब हम बात करते हैं कि भाई साक्षात्कार जो है वो अन्य उपकरणों की अपेक्षा श्रेष्ठ क्यों है, यानी कि इसकी विशेषताएं क्या है, ये प्रश्न पूछा गया है आपसे। तो आपको इसकी विशेषताएं मैं बता देता हूं। देखिए, साक्षात्कार उन व्यक्तियों के लिए गोपनीय सूचनाएं प्राप्ति का एक उत्तम साधन है जिनको लिखना नहीं आता या लिखना नहीं चाहते। साक्षात्कारता अपने अनुसंधान का उद्देश्य अप्रत्यक्ष स्पष्ट कर सकता है तथा मौखिक सूचनाएं क्या होनी चाहिए यह भी स्पष्ट कर सकता है। आज व्यक्ति लिखने की अपेक्षा विचार विमर्श को अधिक महत्व देता है। साक्षात्कारकर्ता पूरक प्रश्नों द्वारा विषयों के प्रश्न के त्रुटिपूर्ण अर्थ का भी स्पष्टीकरण कर सकता है। तो ये इसकी क्या है? विशेषता। याद कर लेना भैया। और अगर आपसे सीमा पूछे इसकी कमी साक्षात्कार की, तो देखिए आप लोग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें समय तथा श्रम दोनों ही अधिक लगते हैं, साथ ही बहुत बड़ी संख्या में साक्षात्कार कर पाना मुश्किल है। अतः यह विधि बहुत छोटे समूह के लिए उपयोगी है, बड़े समूह के लिए उपयोगी नहीं है। पहली कमी इसकी। दूसरी कमी है कि साक्षात्कारकर्ता की पूर्व धारणा के कारण साक्षात्कार के आंकड़े विश्लेषण दोनों ही प्रभावित होते हैं। अतः इससे प्राप्त निष्कर्षों पर पूर्ण रूप से निर्भर नहीं रहा जा सकता। तीसरी इसकी कमी है, इस विधि के द्वारा विद्यार्थियों के शैक्षिक व्यवहारों का अध्ययन करते समय यह देखा जाता है कि उस परिवेश में घबरा जाते हैं या डरे डरे दिखते हैं। इस कारण कभी कभी वे सब कुछ जानते हुए भी प्रश्नों का सही उत्तर नहीं दे पाते। अतः निष्कर्ष तक पहुंचना असंभव होता है, यानी संभव नहीं होता। अब आपको एक विधि है, बहुत अच्छी विधि है जीन पियाजे साहब की भैया, क्लिनिकल विधि। इंपॉर्टेंट है, क्लिनिकल विधि क्या है, इसको हम जीन पियाजे की नैदानिक साक्षात्कार विधि भी कहते हैं। तो आप लोग पढ़ के जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है ये, यहाँ से आपको प्रश्न अच्छे मिलेंगे और सबसे ज़्यादा नंबर की यूनिट भी है ये। जीन पियाजे ने अपने अध्ययन के लिए साक्षात्कार विधि का प्रयोग किया। उनके प्रयोग ने बच्चों के अध्ययन के लिए इस साक्षात्कार विधि को रेखांकित किया, जिसका नाम है क्लिनिकल विधि। पियाजे ने बच्चों के विचारों के विस्तार के लिए वार्तालाप का तरीका अपनाया। पियाजे ने नैदानिक साक्षात्कार का उपयोग बच्चों के संज्ञानात्मक पक्ष का अध्ययन करने के लिए किया था। इसके अलावा
बाल विकास के अन्य क्षेत्रों में भी इसका उपयोग किया। आप लोग साइकोलॉजी पढ़ रहे होंगे तो मैंने साइकोलॉजी में आपको बहुत अच्छे तरीके से जीन पियाजे साहब को बताया है, और मैंने साइकोलॉजी पढ़ाई है आपको निर्मल क्लासेस करौली चैनल पर। एक बार नाम सुन लीजिए, सर्च कर लेना यूट्यूब पर निर्मल क्लासेस करौली। इस पर मैंने आपको रीट पात्रता और मेंस का संपूर्ण जीके भी पढ़ाया है, क्लासेस करौली। ठीक है भाई, करौली, ये आप लोग सर्च कर लेना और तब आप पढ़ना, साइकोलॉजी में मजा आ जाएगा। नोट्स भी मैंने आपको इस खुराना स्टडी एप्लीकेशन ऐप पे दिए भाई, ठीक है ना। अब आपको याद रखना है, अगला प्रश्न है शिक्षक डायरी जो है उसका महत्व क्या है। शिक्षक डायरी का महत्व क्या है, तो इस प्रश्न को थोड़ा सा आप लोग देख जाना। हमारा एक लास्ट का प्रश्न आता है अपना ये वाला, देखिए सामाजिक जननांग की प्रोफाइल की उपयोगिता क्या है, इसको आप लोग पढ़ेंगे तो देखिए इसके उपयोग क्या है। सामाजिक जननांग की प्रोफाइल की उपयोग, विद्यार्थियों का व्यक्तिगत परिचय इससे मिलता है, विद्यार्थियों का पारिवारिक जानकारी मिल जाती है, प्रायोज्य की उम्र का पता चलता है, उसका लिंग भेद जाति विद्यालय का नाम स्थान सब कुछ परिवार का ब्यौरा इससे मिलता है, और विद्यार्थी की सामाजिक आर्थिक और व्यक्तिगत स्थिति की आधारभूत जानकारी भी मिलती है, और बच्चे को उस माहौल का भी पता चलता है जिसमें वह अपना अधिकांश समय व्यतीत कर रहा है। तो ये प्रश्न अपने इम्पोर्टेंट थे आज की इस यूनिट के। तो साथियों मैं आपसे और कहना चाहूँगा, इसमें एक प्रश्न और मैं आपको बता रहा हूँ जिसको आप लोग पढ़ के जाना है, और वो मैंने बताया है आपको अपने ऐप के अंदर, ठीक है, मॉडल पेपरों में, जिसका नाम है उपन्यास अभिलेख क्या है और एनेक्डोटल अभिलेख यानी उपन्यास जो अभिलेख है इसके कितने प्रकार हैं, इसका प्रारूप कैसा होता है। इसमें से एक प्रश्न आएगा, आप लोग नोट कर लीजिए, 100% आएगा इसमें से प्रश्न। तो चलिए साथियों, आज की इस क्लास को आप लोग मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर करना है, लाइक करना है, और चैनल पर रेगुलर क्लास लेना है, और हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करना है, साथ ही साथ ऐप पर कोर्स भी ज्वाइन करना है। मात्र 109 रुपये ले रहा हूँ, लेकिन काम की चीज़ दूंगा। आप लोग इतने सारे झमेलों से बच जाएंगे। ऐसा नहीं है कि मैंने आपको, वो हैंड रिटन है पूरी की पूरी भाई, हैंड रिटन है मॉडल पेपर, आंसर भी उसके साथ है, ठीक है। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी के लिए, नमस्कार।